नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और हम यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए द हिंदू के एडिटोरियल्स को डेली डिस्कस कर रहे हैं। और बस आने वाले समय में कल परसों से या जल्द ही हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको हम लोग लाइव में सॉल्व करेंगे। और देखिए, इम्पोर्टेंट यही है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जैसे इस बार भी जो मेंस का पेपर हुआ उसमें देखा गया कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो आईएएस से हो यानी कि यूपीएससी से हो और चाहे अपने यूपीपीसीएस के हो जो 2018 से पैटर्न चेंज हुआ है। तो हम लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ध्यान देना। और एक अच्छी न्यूज़ है कि समीक्षा अधिकारी का जो है आ गया है फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग उसको भर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो न्यूज़ है, कुछ एक दो न्यूज़ देख लेते हैं फिर एडिटोरियल अपना डिस्कस करेंगे। देखिए, एक असेंबली इलेक्शन की न्यूज़ है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे प्री के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। चूँकि इन 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाला है, तो इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि इनकी जो विधानसभा में जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, वो हम लोगों को पता होना चाहिए और एकदम रटी होनी चाहिए, इन स्पेशली इन 5 स्टेट्स की, ठीक है? तो यहाँ पर ये देखिए इस मैप में राजस्थान में 200 सीट्स हैं, तेलंगाना में 119 सीट्स हैं, मध्य प्रदेश में 230 सीट्स हैं, छत्तीसगढ़ में 90 सीट्स हैं और मिजोरम में 40 सीट्स हैं। तो देखिए, ये हम लोगों को याद होना चाहिए कि इन 5, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, आप कोई भी कोड बना के इनको याद कर लीजिए कि किन 5 स्टेट्स में जो है इलेक्शन है और इनकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ठीक है? अगली न्यूज़ है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स में क्लाउडिया गोल्डिन को जो है, क्लाउडिया गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और उनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है कि वर्क प्लेस पे वीमेंस के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो चाहे उनके पेमेंट्स को लेकर हो या उनकी जॉब प्रोफाइल को लेकर हो। और कई बार जो वीमेंस पैट्रियार्की को फेस करती हैं हमारी सोसाइटी में, चाहे वो सोसाइटी में हो या फैमिली में हो, और उसी के साथ ही साथ उनके जो पर्टिकुलर कुछ चूजन कैरियर होते हैं, जैसे करियर्स होते हैं, जैसे अम, जैसे मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, एयर होस्टेस हैं, वुमेन्स इसी में ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वुमेन्स इन्हीं फील्ड्स में ज़्यादा काम करें और टॉप पोजीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना होल्ड करें। तो इस तरीके की जो एक बायसनेस्ड होती है, प्रेजुडाइज होता है वुमेन्स के लिए, तो उस फील्ड में जो है इन्होंने ऐसी कमियों को उजागर किया हुआ है कि महिलाओं को लेकर क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको लेकर जो है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे प्रीलिम्स के लिए कि ये जो है थर्ड विमेन है, तीसरी महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। इससे पहले 2019 में एस्थर डुफ्लो ने जो है नोबेल प्राइज़ पाया था और उसके पहले एलिनोर ओस्टरॉम ने पाया हुआ था। तो जब 2020 में पीसीएस प्री का पेपर हुआ था तो उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। जब एस्थर डुफ्लो ने पाया हुआ था तो ये सब लोग एस्थर डुफ्लो याद करके गए थे। लेकिन आयोग ने पूछ लिया था कि सबसे पहली महिला किसने जो है ये पाया था इकोनॉमिक्स में। ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा। तो एडिटोरियल के पेज पर सबसे पहला जो ये आर्टिकल है, ये जो है जो क्लिक सॉरी न्यूज़ क्लिक पर जो एक हुआ था जिनके जो है फाउंडर जो है उनको उनको जो है ईडी ने उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया। तो उसके ऊपर जो है ये आर्टिकल है, इस पे कई कई जो है एकदम पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ये, तो ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद में ये इजराइल से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो इजराइल से लगातार न्यूज़ आ रही, इजराइल के बारे में लगभग में सब लोगों को बहुत कुछ पता चल चुका है। तो इजराइल अब इस तरीके की न्यूज़ लगातार आती रहेंगी और इनको ज़्यादा हम लोगों को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, हमें अपने मतलब भर का हमने फॉलो कर लिया है। हमें कुछ तीन चार जो है अगर आप बताइएगा तो हम इंडिया के रिस्पेक्ट में स्पेशली डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप ट्रेड का बहुत अच्छा है। ठीक है, और आज निकला भी था न्यूज़ में कि करीब 10 कितना है अभी देख लेते हैं एक बार। हाँ, दैनिक जागरण न्यूज़ में एक्चुअली में निकला था, मैंने आज सुबह देखा था। तो 12 अरब डॉलर का जो है ये बायलैटरल हम लोगों का ट्रेड है। और उसी के साथ में हमारे जैसे अडानी है, अडानी ने जो हाइफा का पोर्ट है वो लेके रखा हुआ है। ठीक है, और फिर हमने अभी G20 में जो मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोपियन यूनियन के लिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की थी, वो एक इशू है। उसके बाद में अगर मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी आती है तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, तो इस तरीके के कई सारे कंसर्न हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मतलब की ये जानकारी के लिए मैं बता दूं
कि जो इजराइल है उसने इंडिया का साथ 1965 के टाइम पर, जब चाइना 1962 और 1965 के टाइम पे जब चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तब उस समय अरब कंट्रीज के साथ इंडिया बहुत करीब था। वो पैलेस्टाइन इशू पर हमेशा पैलेस्टाइन का साथ देता था और अरब कंट्रीज के फेवर में दिखाई पड़ता था। लेकिन आप ये समझ के रखिए कि उसके बाद में भी इसराइल ने इंडिया की हेल्प की थी। और स्पेशली इन 1999 का जो हमारा हुआ था वॉर पाकिस्तान के साथ में, जिसको हम कारगिल वॉर बोलते हैं, तो कारगिल वॉर में उन्होंने इंडिया को एयर जो है एयर सपोर्ट दिया था और बहुत सारे एम्यूनिशन और प्रिसीजन टारगेट के जो बैलिस्टिक्स होते हैं वो दिए हुए थे। प्रिसीजन टारगेट का मतलब कि जहां पर आप टारगेट करेंगे वो वहीं पर हिट होंगे। देखिए जैसे अभी हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया तो उनके पास कोई प्रिसीजन वाले इक्विपमेंट्स या बैलिस्टिक्स नहीं है, उनके पास बस सिंपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। और वो क्या क्या कहा गया था कि 10-5 मिनट में उन्होंने 5-6 हजार 10 हजार जो है राउंड फायरिंग कर दी। तो उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स हुई। तो फिलहाल मेरे कहने का मतलब था कि हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि इसराइल ने हमारा साथ दिया है जब किसी भी कंट्री ने हमारा साथ नहीं दिया है। ठीक है। अब देखिए एक ये इशू आया हुआ था कि मेंटल हेल्थ एंड फ्लॉन्डरिंग द इनफॉर्मल वर्कर्स। ठीक है। तो अब ये हमारा जो टॉपिक है, ये पहली बात तो हेल्थ से रिलेटेड भी है और दूसरा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, और जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनसे रिलेटेड भी है, विमेन वर्कर हैं। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में विमेन्स भी हैं, मेल्स भी हैं और उसके साथ ही साथ जो एल्डर्स हैं वो भी हैं। तो इन लोगों के क्या कंसर्न है जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो रही है। ठीक है। और फिर ये मेंटल हेल्थ जो है किस चीज को लीड कर रही है, अब इसमें आर्टिकल में बताया जाता है। चलिए आर्टिकल देखना शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले ये आर्टिकल निकला हुआ क्यों है, क्योंकि आज जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। ठीक है। तो अब इस मेंटल हेल्थ की थीम क्या है, मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ये इसकी थीम है। और थीम हम लोगों को तो यूपी पीसीएस वालों को तो रटी ही होनी चाहिए लगभग में हर एक जो भी इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। अब आईएलओ रिपोर्ट क्या करता है, देखिए ये ग्लोबली है जो फिगर्स हैं कि जो 15% वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी कि एडल्ट वर्किंग पॉपुलेशन है, वो मेंटल डिसऑर्डर फेस करती है। इसको आप कहीं भी कोट कर सकते हैं जब भी कोई हेल्थ का टॉपिक आए और हेल्थ से रिलेटेड या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें आप मेंटल हेल्थ को डिस्कस कर सकें, वहां पे आप लिख सकते हैं कि 15% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है। अब देखिए चूंकि हम बात कर रहे हैं वर्किंग एज, वर्किंग एज में क्या होता है, वर्किंग एज वो होती है जैसे ये 15 टू 45 ईयर्स का फिलहाल माना जाता है, या फिर कई जगहों पे 15 टू 64 ईयर्स का माना जाता है, 59 ईयर्स का। तो हर कंट्रीज में अलग अलग माना जाता है। ठीक है। तो जो वर्किंग एज जो पॉपुलेशन होती है, देखिए रिटायरमेंट तो 62 के बाद में इंडिया में है, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, देखिए वो क्या है, उनको या तो जॉब मिलेगी या तो जॉब नहीं मिलेगी। तो अगर जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, और जॉब अगर मिल रही है और वो अनस्टेबल है और प्रिकेरियस है, प्रिकेरियस मतलब उसमें सेफ्टी के इश्यूज हैं और कोई पक्का नहीं है कि बहुत उसकी जो डिमांड है वो अनहेल्दी है। कहना का मतलब ऑर्गेनिक डिमांड नहीं है, कभी आती है डिमांड जॉब के लिए कभी नहीं होती है। वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन, अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी वजह से ये मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है इन वर्कर्स में। ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात हो रही है, पूरे आम जनता की बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए ही ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है। तो ये हमको ध्यान में हमेशा रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्या बताते हैं कि बताया जाता है कि 90% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। अब आप समझ लीजिए कि जब 90% पॉपुलेशन जो वर्किंग फोर्स है वो अगर इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, तो हम जो भी हमारी कंट्री की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही उसमें इनका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा होगा। ठीक है। तो जब इतना बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन होगा तो इनकी मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। अब लेबर्स के क्या क्या कंसर्न होते हैं, मतलब कि किन प्रॉब्लम्स की वजह से लेबर्स जो है
वो मेंटल हेल्थ डेट्रीमेंटल हो जाती है उनकी मेंटल हेल्थ, मतलब कि डिसऑर्डर हो जाता है। एक तो लो वेजेस होते हैं, ठीक है। और ये भी कहा जाता है जो ये इनफॉर्मल सेक्टर में जो होते हैं लेबर्स, माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, ये सब्सिटेंस होते हैं। सब्सिटेंस मतलब बहुत बेयर मिनिमम पर ये काम करते हैं। इतना काम करते हैं कि इनकी दिहाड़ी इतनी होती है कि बस इनके दिन का काम चल जाता है, ठीक है। उसके बाद में अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट होता है। कहने का मतलब कई बार वो कई सारी, जैसे अगर किसी खदान में काम कर रहे हैं तो वहां से ऐसा हो सकता है कि कोई गैस लीकेज हो जाए। किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन साइट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो गिर जाएं। उनके पास प्रॉपर जो जो सूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कई बार जो डिफेंस के लिए जो है, सॉरी, सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए नहीं, जो सिक्योरिटी के लिए जो है, सेफ्टी के लिए हेलमेट वगैरह होते हैं, ग्लव्स होते हैं, बहुत हैवी ग्लव्स होते हैं, ठीक है, बूट्स होते हैं। तो उस तरीके के उनको इक्विपमेंट्स अगर नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सपोज दैट लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, ठीक है, रेगुलेटेड, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर अनरेगुलेटेड सेक्टर है ना, तो स्टिग्मा अटैच टू अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम बाद में देखेंगे। नो एक्सेस टू, अब देखिए एक लेबर है, आप सिंपल से सोचिए, इसको पढ़िए नहीं, आप सिंपल से सोचिए, एक लेबर है, उसकी क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं। माइग्रेंट लेबर है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो सही नहीं होगा, मालिक उसका एक्सटॉर्शन कर रहा होगा, ठीक है, उसको समय पे वेजेस नहीं मिल रहे होंगे, वेजेस मिल रहे हैं तो कम मिल रहे होंगे, है कि नहीं। और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, यही सारी प्रॉब्लम्स हैं उसकी। और भाई वो कोई, उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी भी तो नहीं होगी। अगर मान लो कल को एक कंस्ट्रक्शन साइट में उसके दो बच्चे हैं, अगर भगवान ने करे ऐसा कुछ हो, उसके दो बच्चे हैं और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर उसकी अगर डेथ हो जाती है सडनली, तो उनके बच्चों का, उसके परिवार का ख्याल कौन रखेगा? इसकी क्या कोई वो है इसके बारे में टर्म्स एंड कंडीशन? तो इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता ना, तो यही उसकी सोशल सिक्योरिटी और यही फाइनेंशियल रिस्क है उसकी। अच्छा, और प्रॉब्लम क्या हो सकती है भाई? इतनी इन्फ्लेशन है, ठीक है, अगर वो जो है बीमार होता है तो डेब्ट का शिकार हो जाता है, तो डेब्ट से कई बार प्रॉब्लम। तो आप ऐसे सोचिए कि एक एक वुमेन लेबर की क्या प्रॉब्लम होगी, आप बताइए। वुमेन लेबर क्या होगा? देखिए, वुमेन लेबर अगर आप सोचेंगे कि एक वुमेन है, वो अगर कहीं काम करने जाती है, सबसे पहली बात तो उसको पैट्रियार्की फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि जो पैट्रियार्की से रिलेटेड की हर समय उसको ये लगेगा जो मेन है वो उसको सब स्टैंडर्ड समझ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कितनी भी टैलेंटेड हो। दूसरी चीज, सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए वो एक्सपोज हो सकती है, ठीक है। तीसरी चीज, वो हो सकता है कि मेंस के बराबर काम करे लेकिन उसके लो वेजेस होंगे, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर ऐसे, अब जैसे माइनिंग हो गया, या फिर अभी कुछ नए एग्जांपल्स आए हैं, जैसे रेखा, कौन थी, आप लोगों को उसको सर्च करिएगा कि जिन्होंने अभी जल्दी जो है लोको पायलट बनी, ठीक है। तो इस तरीके की जो वुमेन्स हैं, हालांकि, और जैसे अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत, इन लोगों ने एयरफोर्स ज्वाइन किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये वुमेन्स आ रही हैं, हालांकि ये जो पहले से प्रिजर्व और जो सेफ था मेंस के लिए, कहा जाता था कि नहीं ये सिर्फ मेंस के लिए है, तो उसको, इन सब ट्रेडिशन को वो ब्रेक कर रही हैं, ठीक है। तो अब लेकिन फिर भी अभी भी एक बड़े उसमें मेजर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चूजन प्रोफेशंस ही हैं जहाँ पे वीमेंस अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं, अदरवाइज बाकी जो प्रोफेशंस हैं उसमें उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, एक डेटा बताया जाता है कि जो 95% वुमेन्स वर्किंग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने का मतलब हुआ कि अगेन उनकी सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को रिस्क है, ठीक है। अब यूएनडीपी क्या बताता है? यूएनडीपी बताता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये सबसे ज्यादा डेट्रीमेंटल टू मेंटल हेल्थ है। तो देखिए, मेंटल हेल्थ जो है ये तो बड़ा सब्जेक्टिव इशू है ना ये। भाई किसी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है मेंटल हेल्थ। और कुछ सर्वे किए गए, उन सर्वेस के हिसाब से, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे सर्वे किया गया उसके हिसाब से फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बात वही होगी, लाइवलीहुड का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी का मतलब अगर आपका प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट है तो आपकी फूड सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब वही फॉर्मल सेक्टर अगर फॉर्मलाइज कर दिया जाए। तो कहने का मतलब मोटा मोटा वही है, बस सबकी रिपोर्ट्स अलग अलग थी। तो ये सर्वे किया गया था जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको। तो भाई माइग्रेंट लेबर क्या है उनके, वो बताते हैं कि अभी भी कोविड 19 के बाद से जो रिकवरी वो बहुत अच्छी नहीं हुई है, ठीक है।
उनको अभी भी एक कई बार जो है उनको जो उनकी डिमांड होती मील की, उससे कम मील खाना खाते हैं वो, या फिर एक टाइम का मील स्किप कर देते हैं, या फिर नेक्स्ट डे के लिए उनके पास मील नहीं रहता। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिससे उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टॉर्शन होता है। वो खुशी-खुशी जो है अपना काम करना नहीं जा पाते हैं। अच्छा, वुमेन्स के बारे में क्या बताया जाता है कि देखो यहाँ पर जो 95% जो वुमेन्स काम कर रही हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, उसमें से वो छोड़िए, उसमें बताया जाता है कि एक रिपोर्ट आई है नई कि स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इंडिया रिपोर्ट। स्टेट ऑफ, जब भी आपको वुमेन्स के बारे में बताना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इन द वुमेन्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स का अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसके बारे में आप ये रिपोर्ट डाल सकते हैं कि स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट, जिसमें एजुकेटेड जो वुमेन्स हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 52% है। ठीक है, दिस इज मोर देन मेंस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और आज पीरियोडिक डे लेबर सर्विस सर्वे का जो है वो भी आया है, क्या नाम है, रिपोर्ट। ठीक है, तो उसको अभी देख लेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। उससे हम लोग पता चल जाएगा कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट का रेट चल रहा है। नेक्स्ट 20 ईयर्स टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये बताया जाता है कि देखो, हम लोग बार बार ये सब जो बात कर रहे हैं कि यार अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, लोगों के पास जो है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। अगर हम यही सब करते रहेंगे तो हमारे पास इस समय जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है, हमारे देश की एवरेज एज, मतलब कि मीन एज जो है वो 28 साल है। ये किसी भी कंट्री, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो डेवलप कंट्री हो, उससे बहुत यंगर है। ठीक, तो हमारे पास इस समय पोटेंशियल है कुछ अच्छा करने का, तो हमारे पास अब अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए, ताकि हम अपने देश को और ऊंचाइयों पर लेके जाएं। अब 20 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद इंडिया की पॉपुलेशन एजिंग करने लगेगी, ओल्ड होने लगेंगे। अभी हम लोग हैं अपनी 30s में हैं, ठीक है, वो उसके बाद में हम लोग क्या हो जाएंगे, अपनी 50s के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमें फिर अपनी हेल्थ सिक्योरिटी, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कंसर्न रहेगी, और वो फिर मेंटल हेल्थ को डिस्टॉर्ट कर सकती है। इसमें बताया जाता है कि जैसे एल्डर्स हैं, सेंसस 2011 के हिसाब से बताया गया कि जो एल्डर्स हैं वो 3.3 करोड़ ऐसे एल्डर्स हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद में इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। और रिटायरमेंट के बाद में, रिटायरमेंट मतलब ये एक एज होती है, जैसे आपकी 65 ईयर्स एज है, उसके बाद में आपको मान लिया जाएगा कि आप एल्डर हो गए हैं, आप काम करने लायक नहीं है। तो अगर उसके बाद में भी आप काम कर रहे हैं तो आप समझिए आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तभी तो आप काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग हाईली पुअर होते हैं, और इनकी जो है बहुत गंभीर हालत होती है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी में और फाइनेंशियल एसेट्स में। ये आईएलओ की रिपोर्ट कहती है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है। यानी कि ये सारी बातें हो रही कि अब देखिए, जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उससे मेंटल हेल्थ इशू आया। मेंटल हेल्थ इशू से क्या हुआ, मेंटल हेल्थ इशू से सुसाइड रेट इंक्रीज्ड। ठीक है, सुसाइड रेट बढ़ गया जो लेबर है। और ये बताया जाता है 20 जितने भी सुसाइड्स हुए हैं उसमें से 26% सुसाइड्स हैं डेली वेजर्स के। ठीक है, और देखिए क्राइम में अभी ये सुसाइड हो गया, अभी आप देखिएगा कि कर्नाटक या कहाँ की न्यूज़ है कि वहां पर जो उनके जो डे लेबरर्स पेरेंट्स थे, उन लोगों ने दो बच्चों को मार डाला है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो है उनका जो है जो पैसा वो कमा रहे हैं वो पूरा नहीं पड़ पा रहा, तो अगर संख्या कम हो जाएगी बच्चों की तो इससे जो है उनका पैसा पूरा पड़ेगा। तो समझिए क्या मेंटल हेल्थ पहुंच गई है ऐसे हमारे लेबरर्स की, जो कि हमारी इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कितना आवश्यक है कि उनकी काउंसलिंग हो। ठीक है, अब इसके लिए देखिए हम प्रोविजंस क्या कर सकते हैं। इसके लिए प्रोविजंस कर सकते हैं, सबसे पहले तो काम है, अब देखिए जो इनकी जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की और पुअर एम्प्लॉयमेंट की और सोशल सिक्योरिटी की, तीन चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली। ठीक, तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट या लाइवलीहुड के जो चैलेंजेस हैं उसको तो हम अब ऐसी स्कीम से कैटर कर सकते हैं जिससे हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें, जैसे कि हम मनरेगा कर रहे हैं। ठीक है, और या फिर इनकम सपोर्ट जैसे पीएम किसान प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके की जो स्कीम है, अब देखिए मनरेगा का बजट इस बार 60,000 करोड़ था, पिछली बार 73,000 करोड़ था, और हमने
3 दिन पहले एक न्यूज़ भी डिस्कस की थी कि मनरेगा का बजट खत्म हो गया है। ठीक है, अभी 6 ही महीने हुए हैं लेकिन बजट खत्म हो गया है और ऑलरेडी ये 18% लोअर था। पिछली बार भी यही हुआ था, पिछली बार भी बजट खत्म हो गया था। तो इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट स्कीम है जो कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं रूरल एरियाज़ में, तो एटलीस्ट इनका बजट इंक्रीज़ कर देना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या है? सोशल सिक्योरिटी के लिए हमारे पास कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है? तो उस सोशल सिक्योरिटी में कह रहे हैं कि देखो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब कि सभी लोगों का इंश्योरेंस हो, सभी लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके लिए देखिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत वाले स्कीम के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चल रही है। एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना चल रही है, ठीक, जिसमें जो है अगर कोई लेबरर किसी दुर्घटना की वजह से उसकी डेथ होती है, तो इस तरीके की जो स्कीम्स हैं, ठीक है। और इनका अप्रोच क्या होना चाहिए? मतलब कि कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी का अप्रोच क्या होना चाहिए? प्रमोशनल, जिससे इनकम को बढ़ावा मिले। प्रिवेंटिव, फोरस्टॉल द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ठीक है, मतलब कि जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो उसको हटा दे। और प्रोटेक्टिव होना चाहिए, किसी एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्ट करे, जैसे कि कोविड-19 से। इस तरीके की, ठीक है, स्कीम्स होनी चाहिए हमारे पास में। हमें बजटरी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, ठीक है। हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ बजट का सिर्फ 1% मेंटल हेल्थ में यूज होता है। और देखिए ओवर फोकस्ड है डिजिटल मेंटल हेल्थ बताया जाता है, ठीक है। तो बताया जाता है कि जो डिजिटल मेंटल हेल्थ है वो ओवर फोकस्ड है, जबकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट 2020 क्या बताती है कि मेंटल हेल्थ का मतलब डिजिटल मेंटल हेल्थ नहीं एड्रेस करना है, ठीक है। उसका मतलब है कि स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी बेस्ड केयर, कि हम अगर कम्युनिटी में रह रहे हैं तो उस कम्युनिटी में जो स्टेक होल्डर्स हैं, एल्डर्स हों, वीमेंस हों, यूथ हों, चिल्ड्रंस हों, उनकी हमें मेंटल हेल्थ, लेबरर्स हों, ठीक है, प्रोफेशनल्स जितने भी हैं, उनकी हमें हेल्थ को इम्प्रूव करना है। पीपल सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, रिकवरी ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए और ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड केयर होनी चाहिए। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक रिलेटेड हो गया मेंटल हेल्थ ऑफ जो है इनफॉर्मल वर्कर्स से, ठीक है। अब देखिए जो अगला ये टॉपिक है, ये स्टेट ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। तो हमारे जो कंट्री में शेड्यूल्ड एरियाज और जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी क्या सिचुएशन है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज की बात होती है। अच्छा, मैंने ट्राइबल एरियाज क्यों कहा? क्योंकि हमारे यहाँ दो तरीके से जो ट्राइब्स हैं उनको जो है केटर किया जाता है। एक शेड्यूल्ड एरियाज में, जिस जो कि आपको पता है कि 5th शेड्यूल में आता है, ठीक है। और एक 6th शेड्यूल में आती हैं ट्राइबल एरियाज, जो कि सिर्फ असम, ये देखिए यहाँ पर, ये इस पे देख लीजिए 6th शेड्यूल वाले एरियाज हैं। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, सॉरी मिजोरम, ये मिजोरम है, ठीक है। आई एम सॉरी, ये मिजोरम है, तो यहाँ से मिजोरम, ठीक। तो ये 4 स्टेट्स हैं, तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और इधर मेघालय। और 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज हैं। अब ये शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज हैं क्या? यहाँ पर जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो उनके लिए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स डिसाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। हर एक एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको एडमिनिस्टर किया जा सके। जैसे अपने यहाँ जैसे ब्लॉक है, ठीक है, ग्राम पंचायत है, तहसील है, ठीक है। एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर दिया जाता है। और ये शेड्यूल्ड एरियाज में ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है। और इन ट्राइब्स के कुछ पर्टिकुलर कुछ राइट्स होते हैं, मतलब कि इस शेड्यूल एरिया में जो हमारे नॉर्मल लॉ और कानून होते हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होते। यहाँ पर वही कानून लागू होते हैं जो गवर्नर चाहता है, और चाहे तो वो उसमें अमेंड कर सकता है या रिपील कर सकता है, उसको हटा सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो ये हो गए शेड्यूल्ड एरियाज। अब शेड्यूल्ड एरियाज हमारे देश में टोटल 10 स्टेट्स में है। इसमें राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, ठीक।
इन स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरियाज हैं। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ये आर्टिकल लिखा गया है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी शेड्यूल्ड एरियाज हैं, या फिर एक स्टेट केरल का एग्जाम्पल दिया गया है जहां पर कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जहां पे ट्राइब्स रहते हैं, वो चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे वो तालुका हो या ब्लॉक हो, ठीक है। उनकी डिटेल्स को मिनिस्टर के यहाँ भेजा गया है, यानी कि मिनिस्ट्री में भेजा गया होगा, ट्राइबल मिनिस्ट्री में, कि इन एरियाज को आप शेड्यूल्ड एरिया घोषित करिए। लेकिन अभी तक ये ट्राइबल एरियाज घोषित नहीं हुए। उसी के साथ ही साथ बताया जाता है कि ये जो शेड्यूल्ड एरियाज वाले जो आपके स्टेट्स हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरिया हैं, ट्राइबल गांव हैं, जिनको शेड्यूल्ड एरिया में शामिल नहीं किया गया है। अब क्यों नहीं शामिल किया गया, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो आइए हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको जैसे ट्राइब की बात आए, शेड्यूल ट्राइब की, कुछ फैक्ट्स तो दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए कि हमारे सेंसस में कितना था ट्राइबल। 8.6 पॉपुलेशन है, पूरे देश की जितनी पॉपुलेशन है उसका 8.6% पॉपुलेशन है। 705 शेड्यूल ट्राइब्स हैं और 75 पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइब्स हैं, पीवीटी जिनको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये सारी जो ट्राइब्स हैं वो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई हैं। अब देखिए, यही चीज देखिएगा, अब देखिए हैं 24, हैं तो यूपी में भी ट्राइबल वो ट्राइब्स, ठीक है, कितनी है, 0.6% है शायद। तो जो, लेकिन हम हर एक स्टेट को शेड्यूल एरिया नहीं बना सकते हैं, हर एक लोकेशन को शेड्यूल एरिया नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है, लेकिन वो कंडीशंस भी लॉ लॉ उसके लिए कोई बहुत स्ट्रांग नहीं बना हुआ है। कहने का मतलब ये यही इस आर्टिकल में है, इसको आप समझिएगा अभी आगे। अब देखिए, हमने हमने बात कर ली कि आर्टिकल जो है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल की। अब देखिए, फिफ्थ शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 244 वन में शेड्यूल्ड एरिया, और आर्टिकल 244 जो है वो सिक्स शेड्यूल के प्रोविजंस इसके अंतर्गत आते हैं, इस आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है। ये आर्टिकल आर्टिकल 244 जब आप पढ़ते होंगे एम लक्ष्मीकांत से, तो उसमें शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में, ठीक है, वन शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में हो गया, टू हो गया ट्राइबल एरियाज के बारे में। उसके बाद में एरिया कवर्ड बाय शेड्यूल्ड एरियाज कितना है, जो 10 स्टेट्स में है, वो है 11.3%, ठीक है, ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया। अब देखिए, 10 स्टेट्स की बात हो गई। केरल का प्रपोजल जो हमने कहा था, वो उसकी बात हो गई। तो इसमें केरल में क्या है कि 2133 हैबिटेशन है और 5 ग्राम पंचायत हैं, एंड टू टू इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स एज शेड्यूल्ड एरियाज स्टिल वेटिंग फॉर गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है। यहाँ पे टू वार्ड्स होगा, तो वही मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हुआ है। तो यहाँ पे टू वार्ड्स होगा, करने वाला देखो, ये इनके बारे में तो हम लोग जानते हैं ना कि ग्राम होता है, ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। वार्ड होते हैं, जैसे वार्ड मेंबर्स नहीं बनाए जाते हैं जब इलेक्शंस होते हैं। और हैबिटेशन मतलब कि जहाँ पर, हैबिटेशन इन द सेंस कि जैसे एक छोटा सा एरिया है, वहां पर कुछ लोग घर बनाकर रह रहे हो, ठीक है, तो हैबिटेशन हो जाता है ये। उसके बाद में अब प्रॉब्लम्स क्या है, देखो, सेवरल जो हमने बात की कि प्रॉब्लम यही है कि शेड्यूल्ड एरिया के बाहर रख दिया गया है बहुत सारी हैबिटेट्स को, ठीक है। अब चूंकि जब ये भाई शेड्यूल्ड एरिया के बाहर हो गई ये हैबिटेट्स, तो ये इनको फिर एक्सप्लॉइट किया जा सकता है ठेकेदारों के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, ठीक है, माइनर्स के द्वारा, जो माइन बड़ी बड़ी मशीनों से माइन करते हैं। कोई भी लैंड खरीद कर वहां पर कोई कॉमर्शियलाइजेशन, कोई इंडस्ट्री वो बना सकते हैं। तो अब ऐसा वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई उनकी सिक्योरिटी नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है जो प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है, इन ट्राइबल एरियाज को। और ये जो 244 आर्टिकल का जो 244 आर्टिकल के अंतर्गत ये आते नहीं है, पीसा एक्ट के अंतर्गत आते नहीं। पीसा एक्ट क्या है, पीसा एक्ट है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। तो ये है पीसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। अब इनसे, अब जब ये, अब ये आप समझ लीजिए कि ये ऐसे कानून हैं जिनसे कुछ स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं इन ट्राइबल एरियाज को। तो अब इनके राइट्स तो डिनाइड हो गए, ठीक है। और कुछ कानून लागू होते हैं, जैसे लैंड रिलेटेड एक्ट होता है, यानी कि अगर आपको लैंड एक्वायर करनी, जो अभी मैंने बताया कि भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे वो लैंड एक्वायर कर लेंगे। तो लेकिन अगर ये शेड्यूल्ड एरिया है, तो यहाँ से लैंड किसी दूसरे को एलोकेट नहीं की जा सकती है एक्सेप्ट ट्राइब्स। और ये जो अथॉरिटी होगी कि किसको लैंड एलोकेट करेंगे नहीं करेंगे,
ये सब भी ट्राइबल मतलब कि ट्राइबल लीडर्स होंगे, उन्हीं के पास में होगी। उसके लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसलिंग होती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसलिंग होती है, ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत भी प्रोटेक्शन है, ठीक है। रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत भी प्रोटेक्शन दी गई है इन ट्राइब्स को। अब विलेजेस को लेफ्ट आउट क्यों कर दिया गया? सबसे पहली बात तो ये है कि इसलिए लेफ्ट आउट कर दिया गया, ब्यूरोक्रेट्स क्या बताते हैं? ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं कि भैया वाइबल एसटी मेजॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट नहीं है, ठीक है। अब ये क्या चीज है? वाइबल एसटी मेजॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट। ये ढेबर कमेटी ने जो रिकमेंड किया था कि किस एरिया को शेड्यूल्ड एरियाज कहेंगे, ये ढेबर कमेटी ने रिकमेंड किया था, ठीक है। हम आज कमेटीज भी देखेंगे शेड्यूल्ड एरियाज के ऊपर, जिसमें ढेबर कमेटी, लोकुर कमेटी और भूरिया कमेटी और साजा कमेटी है, ठीक। तो शेड्यूल्ड एरिया के लिए जब ये बताया गया था, तो ढेबर कमेटी ने ये बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट हो वो वाइबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं 4 घर बने हुए हैं और फिर आप यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि ये शेड्यूल्ड एरिया हो गया। तो ये शेड्यूल्ड एरिया थोड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर इसके लिए तो हमको पूरी गवर्नमेंट मशीनरी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। भाई इसका कोई जो भी ऑफिसर्स होते होंगे, रेवेन्यू ऑफिसर होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे, एक थाना अपॉइंट किया जाएगा, तो इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फिर खर्चा नहीं बढ़ जाएगा? तो कहने का मतलब वाइबल हो, ऐसा हो जिसके ऊपर ऐसी ऐसी यूनिट हो, ठीक है, एसटी मेजोरिटी की ऐसी यूनिट हो, ऐसा एरिया हो जो कि वाइबल हो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने के लिए। बात समझ रहे हैं? नहीं समझिएगा तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा। उसके बाद में शेड्यूल्ड एरियाज में गवर्नेंस कैसे होता है, देखिए अब बात करते हैं। ये तो बात हो गई कि विलेजेस क्यों लेफ्ट आउट हो गए, ठीक है, कैसे विलेजेस, जो बहुत सारे विलेजेस हैं शेड्यूल्ड एरियाज में जिन जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, लेकिन वो भी नहीं शामिल हो पाए। इसमें देखिए आगे और कुछ चीजें हैं, वो आगे अभी आपको मिलेंगी। जैसे जैसे लॉ में ये बताया जाता है कि जो है कॉन्टिजिविटी होनी चाहिए, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस घर बने होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये शेड्यूल्ड एरिया पूरा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे, एक गांव ये हो गया, एक गांव ये हो गया, एक गांव ये हो गया, लेकिन एक, अब देखिए एक गांव ऐसा है जो यहाँ पर है, तो इसकी दूरी हो गई, इसके बीच में यहाँ पे कुछ शहर वहर है या कोई ऐसा नॉर्मल जो है वो ट्राइबल एरिया नहीं है, ऐसा है। उसके बाद में ये यहाँ पे दूर है, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, ये शेड्यूल एरिया में नहीं आएगा। ये बात हो गई। अब शेड्यूल्ड एरिया में गवर्नेंस की बात थी, तो प्रेसिडेंट सबसे पहली बात तो नोटिफाई करता है किसी शेड्यूल्ड एरिया के पास, और उसकी फुल अथॉरिटी होती है। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ठीक है। और 5th शेड्यूल में भी दिया गया है कि प्रेसिडेंट ही शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करेगा, ठीक। उसके बाद में स्टेट क्या करता है? स्टेट के लेवल पर एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसलिंग बनती है, करीब 20 मेंबर्स की, ठीक है, 20 मेंबर्स होते हैं। और और इसमें जो है, जो ढेबर कमेटी थी, उसी ने ये रिकमेंड किया था कि जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है ट्राइबल ही हों, अनऑफिशियल मेंबर हों। ऑफिशियल मेंबर नहीं कि आपने मिनिस्टर्स रख लिए, आपने जो है ब्यूरोक्रेट्स रख लिए, आप खुद चीफ मिनिस्टर, खुद ही काउंसिल के जो है हेड बन गए, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। तो जो भी मैटर होगा रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एरिया, वो इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग को दिया जाएगा, और फिर ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है उस पे सजेस्ट करेगी गवर्नर को मेजर्स। अब समझिए आप, ये गवर्नर को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सजेस्ट करेगी कि कौन सा काम होना है, कौन सा काम नहीं होना है, ठीक है। ये लिखा हुआ, टू एडवाइस गवर्नर ऑन एसटी वेलफेयर, और फिर गवर्नर डिसीजन लेगा। हालांकि गवर्नर इसके लिए बाध्य नहीं है क्योंकि ये एडवाइजरी काउंसिलिंग है, लेकिन ये जो है गवर्नर इसकी इसकी जो भी रिकमेंडेशन होती है उसको मानता है, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ठीक है। अब देखिए गवर्नर क्या करता है इन ऐसे, मतलब शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, और एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए गवर्नर के पास बहुत सारी पावर है। पहली बात तो गवर्नर एक एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करेगा इन शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में। कोई भी लेजिस्लेशन, चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया हो, उसको अमेंड या रिपील कर सकता है। वो जो गवर्नर है वो रेगुलेशंस भी बना सकता है
कि प्रोहिबिट एंड रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड, किसी जमीन को किसको अलॉट करना है उसके लिए रेगुलेशन, और जो मनी लेंडिंग है यानी कि जो मनी लेंडर्स हैं उनका बोलबाला ना होने पाए उसको रेगुलेट करना। ठीक है, तो गवर्नर क्या काम करेगा? गवर्नर के तीन मुख्य काम है। एक तो वो किसी एक्ट को अमेंड और रिपील कर सकता है, उसके बाद में उसको लैंड ओनरशिप, लैंड अलॉटमेंट और मनी लेंडिंग को रेगुलेट करना है और एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, हु डिसाइड्स द शेड्यूल एरियाज हम देख चुके हैं। हाउ आर शेड्यूल एरियाज आर आइडेंटिफाइड। अब इसमें बताया जाता है कि देखो अभी तक तो हमने बात कर ली है कि हाँ भाई शेड्यूल एरियाज हैं, वहाँ पे गवर्नर्स की कुछ पावर्स हैं। अच्छा देखिए एक चीज और ये कि दीज पावर्स रिमेन डेड लेटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव होगी स्टेट की वो हावी है इस इस फ्रेमवर्क पे। मतलब कि चीफ मिनिस्टर जो होगा हो सकता है उसी के पास सारी पावर्स हो, वही पूरा पावर होल्ड करके रखा हो, उसने पावर को डेलीगेट ही ना किया हो। ठीक है, अब ये शेड्यूल्ड एरियाज कैसे आइडेंटिफाई करे जाएंगे, कैसे, इसके लिए ढेबर कमेटी बनाई गई थी। ढेबर कमेटी 1961 में रिकमेंड करती है कि प्री पॉन्डरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब कि पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए वहां पर ट्राइबल्स की। ठीक है, कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज होना चाहिए किसी भी शेड्यूल्ड एरिया का। वही बात हो गई, कौन सी बात हो गई कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक एक यहाँ पर मकान है, सॉरी एक यहाँ पर छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव यहाँ या एक छोटा सा गांव यहाँ, और बीच में यहाँ पता चला शहर भी बसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर शहर भी बीच में आ जाएगा। तो आप ट्राइब को भी आपको मैनेज करना है, शहर को भी मैनेज करना है, तो इसलिए फिर ये विलेजेस छूट जाएंगे। तो कॉम्पैक्टनेस होना चाहिए उस यूनिट में। ठीक है, वाइबल एडमिनिस्ट्रेशन एंटिटी सच एज डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तालुका। एक छोटी मोटी तो यूनिट होनी ही चाहिए, बहुत छोटा भी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने बात की थी कि क्या बात की थी कि उसमें खर्चा लगता है ना। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शाइनेस होनी चाहिए, वो उनका जियोग्राफिकल जो है एरिया एकदम अलग होना चाहिए। हाँ, वो मेन स्ट्रीम में ना हो, उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए इस एरिया में, इस चीज को जो है अभी तक किसी भी एक्ट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन 2002 में था, उसने बताया था कि जितनी कोई भी अगर रेवेन्यू विलेज है और उसमें अगर 40% या उससे ऊपर की ट्राइबल पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस, यानी कि 40% से ज्यादा पॉपुलेशन है 1951 सेंसस के हिसाब से, तो वो एक शेड्यूल्ड एरिया होगा। ठीक है, और कॉम्पैक्टनेस का मतलब हुआ कि कॉन्टिग्यूअस होनी चाहिए टू ईच अदर, जितने भी विलेज हो या हैबिटेट्स हो या हैमलेट्स हो वो एक साथ अगल बगल होने चाहिए। ठीक है, यही कॉम्पैक्टनेस की बात हो गई। तो हम अगर ढेबर कमेटी की बात कर रहे हैं तो ढेबर कमेटी ने पहली बात क्या की, पॉपुलेशन की बात की कि पॉपुलेशन होनी चाहिए ट्राइबल। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कोई मेजर नहीं था, तो हमने शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन के द्वारा जो रिकमेंड किया गया था उसको उठा लिया। फिर उसने दूसरी बात की थी कि कंपैक्टनेस की, तो कंपैक्टनेस में हमने ये डिसाइड किया कि जो कॉन्टिग्यूअस होंगे विलेजेस हम उनको काउंट कर लेंगे। लेकिन एक चीज और बताया जाता है यहाँ पर, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। और तीसरा क्या था, तीसरा होना चाहिए कि सेल्फ मतलब कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, वाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होनी चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कौन सी होनी चाहिए, जैसे सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट। अब देखिए भूरिया कमीशन इसके लिए क्या कहता है कि, अब भूरिया कमीशन किस लिए बनाया गया था, भूरिया कमीशन बनाया गया था जो पंचायत जो हमारी ट्राइबल एरियाज हैं, जो गांव हैं, उनको सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अच्छा सेल्फ गवर्नमेंट तो हम लोग नॉर्मल में भी चला रहे हैं, लेकिन चूंकि ट्राइबल एरियाज स्पेशल एरियाज है ना, उनकी डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनका डिस्टिंक्ट हैबिटेट है, तो उसके लिए हमें डिस्टिंक्ट पावर्स भी उनको देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसीलिए भूरिया कमीशन बनाया गया था। भूरिया कमीशन को बनाना था तो उनको भी, अब भाई किसी गांव को अगर गांव में पंचायत बैठानी है तो गांव को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये तो पहले पता होना चाहिए कि ये गांव है, तभी तो उसको तुम पावर दोगे। भाई अगर आप पंचायत वाला लॉ बना रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं, तो पहले पंचायत तो हो, और पंचायत कैसे बनेगी ये आप डिसाइड करेंगे ना। तो उन्होंने भूरिया कमीशन ने बताया था कि फेस टू फेस कम्युनिटी, मतलब कि अगल बगल कम्युनिटीज रह रही हो, हैमलेट हो, ग्रुप ऑफ हैमलेट्स हो, मैनेजिंग इट्स ओन अफेयर्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज, इन शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, वो अपने खुद के अफेयर्स को खुद ही मैनेज कर रहे हो, तो वो सेल्फ गवर्नेंस की यूनिट है। ठीक है,
और अब देखो लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि ये सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट तो थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया गया इन विलेजेस का, तो ऐसे ही आर्बिट्रेटरी तरीके से कर दिया गया। कहने मतलब यहाँ कोई गांव था, यहाँ उसका जंगल था, ठीक। लेकिन हुआ क्या, इस जंगल से ही ये गांव वाले लोग भाई अपना जो है अपनी लाइवलीहुड चलाते थे। लेकिन स्टेट ने क्या किया, जब डिवीजन किया तो ये डिस्ट्रिक्ट दूसरा हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट दूसरा हो गया। अब इस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलता है भैया इस जंगल में आओगे तो बहुत मारेंगे तुमको। और यहाँ के ट्राइब्स जो हैं वो जा ही नहीं पाते हैं यहाँ पर, तो उनकी तो लाइवलीहुड भी चली गई है आर्बिट्रेटरीनेस के चक्कर में। तो ये सेल्फ गवर्नेंस वाली यूनिट कहाँ रह गई, ये विलेज। भाई सेल्फ गवर्नेंस का मतलब हुआ विलेज यूनिट का वो अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सके, लेकिन यहाँ पर ये मैनेज नहीं कर पाएगा ये विलेज। ठीक है, आपने कंतारा मूवी देखी होगी, तो आप जब कंतारा मूवी देखिएगा, देखिएगा बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, उसमें जो है ट्राइबल कल्चर के बारे में दिखाया गया है। तो अब आप समझिए कि वहां पर एक आप देखते हैं कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, और वो किस तरीके से जो जो वहाँ पे लोग जंगलों में रह रहे हैं, वहाँ वाइल्ड लाइफ का चाहे हंटिंग कर रहे हो या फिर वहाँ के केंडू लीव्स हैं उनको लेके जा रहे हो, तो किस तरीके से वो फॉरेस्ट ऑफिशियल आता है और फिर वो उनको रोक देता है। तो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा, अरे यार कौन आ गया, देखो हमारा तो अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसरप्शन की वजह से जो है, जो ये सेल्फ सफिशिएंसी थी ट्राइबल विलेजेस की, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई। लेकिन देखिए पीसा एक्ट ने जो एम्बिग्युइटी थी उसको कंप्लीटली हटा दिया। ठीक है, पीसा एक्ट ने बोला चलो अच्छा छोड़ो, हम डिसाइड करते हैं कि क्या होता है एक सेल्फ गवर्निंग यूनिट ऑफ विलेज। उन्होंने बताया कि एक हैबिटेशन या ग्रुप ऑफ हैबिटेशन, हैमलेट और ग्रुप ऑफ हैमलेट कंप्राइजिंग अ कम्युनिटी एंड मैनेजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। ठीक है, मैनेजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, ये सॉरी नीचे कट गया, ये आप इसको ऐसे लिख लीजिए, मैनेजिंग ओन इट्स रिसोर्सेज एंड अफेयर्स, ऐसे कर लीजिए, रिसोर्सेज एंड अफेयर्स। ठीक, अफेयर्स। तो अब देखिए वे फॉरवर्ड में, सॉरी वो एक्चुअली में पेज का सेटअप गड़बड़ हो गया था, ये यहाँ पर है। तो जो अफेयर्स को इन अकॉर्डिंग टू कस्टम एंड ट्रेडिशन, ठीक है, तो ये पीसा एक्ट में था। ये पीसा एक्ट जो 1996 का है, उसके हिसाब से जो कोई भी हैमलेट हो या फिर कोई भी हैबिटेट हो, वो हैबिटेट अगर अपने अफेयर्स को अपने कस्टम और ट्रेडिशन के हिसाब से मैनेज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर कस्टम एंड ट्रेडिशन आ गया, वहां पर कस्टम एंड ट्रेडिशन नहीं था, जिसमें भूरिया कमेटी ने जो डिफरेंट जो सेल्फ गवर्नेंस की यूनिट डिफाइन की थी। ठीक है, तो इस अब ये कस्टम एंड ट्रेडिशन वाली बात को फाइनली सबके द्वारा मान लिया जाता है, यही फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा भी मान लिया जाता है। ठीक है, अच्छा देखो ये जो कस्टम एंड ट्रेडिशन जो लोग मैनेज कर रहे हैं इसको ग्राम सभा बोला गया पीसा एक्ट के अंतर्गत। अब वही आपकी ग्राम पंचायत हो गई। ठीक, अब फॉरेस्ट एक्ट ने भी इस ग्राम सभा की डेफिनेशन को मान लिया, और फॉरेस्ट एक्ट ने एक स्टेचुरी अथॉरिटी दे दी इन ग्राम सभा को कि ये जो फॉरेस्ट है ग्राम सभा के अंतर्गत, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में आएगा। मतलब कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कहाँ बेचना है, उसमें हंटिंग होनी है कि नहीं होनी है, उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कैसे यूज होगा, ये ग्राम सभा डिसाइड करेगी। ठीक है, और ग्राम सभा को बोला गया, ग्राम सभा को अथॉरिटी भी दी गई कि आप अपनी जो भी कस्टमरी जो ट्रेडिशंस हैं उसके हिसाब से जो आपकी कॉमन फॉरेस्ट लैंड है उसको आप कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व के रूप में आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, अब जब हमने इतनी पावर्स दे दी हैं ग्राम सभा को, तो अब आगे का क्या प्रॉब्लम है। आगे वे फॉरवर्ड में बताया जाता है कि देखो हैबिटेशन विद लार्जेस्ट एसटी पॉपुलेशन के साथ में जहां पर हैबिटेशन है उसको शेड्यूल्ड एरिया में कर देना चाहिए। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्टिग्यूटी एंड जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ दीज विलेजेस नीड टू बी एक्सटेंडेड टू कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व। अब देखो यहाँ पर विलेज है, यहाँ पर इनका कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट है, यानी कि इनकी जो कॉमन फॉरेस्ट लैंड है जिसको हम कस्टमरी लैंड बोलते हैं। तो अगर इनका जो है यहाँ पर एक बैरियर बना दिया गया है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो गया है, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये डिवीजन आप फिर से इसको इम्प्रूव करिए, ये कहने की बात है। तो ये हमारा आर्टिकल था हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरियाज में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और जो विलेजेस हैं उनको जो बाहर रखा जाता है, और बहुत सारी कमेटीज। अब हमें डिस्कस करनी है ट्राइबल कमेटीज, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसको हम अगले वीडियो में रखते हैं। फिलहाल थैंक यू सो मच, गुड डे।